हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हमने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो शुरू करते हैं हम अपना प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। क है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल? Yes sir, 3 bags full. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. पढ़ा है ना आपने, याद है ना? तो ये दोनों जो नर्सरी राइम लिखे हैं, इन पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक शीप यानी कि काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? और दूसरा है, मेमने जिसको लैम्ब लिखा हुआ है के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। ब्लैक शीप के पेट एवं पीठ के हिस्से पर ऊन होती है। ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक शिप के किन भागों पर ऊन होती है। वैसे तो पूरे शरीर पे ही ऊन होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ऊन उसके पेट और पीठ के हिस्सों पर होती है। ज़्यादा बाल होते हैं इन हिस्सों पर। मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य, रोम मतलब बाल, का तात्पर्य है मेमने के शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद बाल जिनका उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। यानी मेमने के सफ़ेद रोम का मतलब है मेमने के शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम ऊन बनाने में करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, रेशम कीट आ है कैटरपिलर, ब है लार्वा है। सही विकल्प चुनिए। रेशम कीट क्या है? कैटरपिलर है, लार्वा है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है। क है केवल आ यानी रेशम कीट कैटरपिलर है। ख है केवल ब यानी रेशम कीट केवल लार्वा है। ग है आ और ब यानी रेशम कीट कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। घ है ना ही आ ना ही ब यानी ना तो कैटरपिलर है ना ही लार्वा है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, आ और ब यानी रेशम कीट कैटरपिलर है और लार्वा है। आपने रेशम कीट का जो जीवन चक्र पढ़ा है, उसमें अंडे के बाद का जो स्टेज है वो है लार्वा। उसमें ये भी लिखा हुआ है, लार्वा भी लिखा है, साथ में लिखा हुआ है ये कैटरपिलर की अवस्था भी है और इसी को रेशम कीट भी बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? इसके 4 विकल्प हैं। क है याक, ख है ऊंट, ग है बकरी और घ है घने बालों वाला कुत्ता। तो आपको तो इसका उत्तर पता है कि याक से, ऊंट से, बकरी से तो ऊन प्राप्त होता है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता। ऊन बनाने की कोई विधि इससे नहीं निकाली गई है, नहीं इससे ऊन बनती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पहला है पालन, दूसरा है ऊन कटाई, तीसरा है रेशम कीट पालन। तो पहला देखते हैं, पालन। जब हम जानवरों को भोजन, आश्रय एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए उनकी समुचित देखभाल करते हैं तो इसे जानवरों का पालन कहते हैं। यानी जानवर को हम भोजन देते हैं, आश्रय यानी रहने की जगह देते हैं और उनके स्वास्थ्य की सही तरीके से देखभाल करते हैं, तो इसको कहते हैं जानवरों का पालन। यानी जानवर को हम पाल रहे हैं। जैसे हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि का पालन करते हैं और इसके बदले में गाय हमें दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं। और बकरी से भी हमें दूध मिलती है, भेड़ से तो ऊन मिलता है। तो इस तरीके से हमें इनसे कुछ न कुछ सामान मिलता है, कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। हम इनका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनको बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया जानवरों का
पालन। अब है ऊन कटाई। ऊन कटाई है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। आपने चैप्टर में पढ़ा कि भेड़ के शरीर पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, तो क्या किया जाता है कि इसमें अगली लाइन ये है, यह क्रिया साधारणतः गर्मी की शुरुआत में की जाती है। जब गर्मी की शुरुआत होती है तो भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं वो त्वचा की ऊपरी जो पतली परत होती है उसके साथ उसको उतार लिया जाता है, काट लिया जाता है, तो इसको कहते हैं ऊन कटाई। यह प्रक्रिया गर्मी की शुरुआत में होती है, किस लिए? ताकि उसके बाल कटने से उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बाल तो उसको ठंड से बचाने के लिए है उसके शरीर पर, इसलिए ठंड में ये काम नहीं किया जाता है, ये काम गर्मी में किया जाता है और ये बाल बाद में आ भी जाते हैं। इस क्रिया में भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि इसकी त्वचा की ऊपरी परत मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। आप अपने बाल काटते हैं, आपको कोई कष्ट होता है? नहीं होता ना। उसी तरह से भेड़ के बाल भी जब काटे जाते हैं तो उसको कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि इसके त्वचा की जो ऊपरी पतली परत है वो डेड होती है, मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। अब है तीसरा है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में एक है। यानी इसको समझते हैं कि जब बहुत बड़े पैमाने पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है किसी खास उद्देश्य के लिए, वो खास उद्देश्य क्या है? उनसे रेशम प्राप्त करना। तो रेशम प्राप्त करने के लिए जब रेशम के कीड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर पाला जाता है तो उस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। बहुत सारे देशों में ये काम होता है। दुनिया में चीन जो है रेशम कीट पालन के बाद रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है और हमारा देश भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में से एक है। हमारे यहाँ भी यह काफ़ी प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। यानी ऊन जो भेड़ के बाल काटने के बाद ऊन जो प्राप्त किया जाता है तो वो कई चरणों से होकर गुजरता है ना। आपने किताब में पढ़ा है, पहले उनकी कटाई, अभिमार्जन, इस तरह से पढ़ा है। तो उसमें कुछ चरणों का नाम इसमें दिया गया है, कुछ छोड़ दिया गया है, तो उनको हमें सही तरीके से भरना है। तो किताब में ये लिखा है, ऊन कटाई लिखा हुआ है, छटाई भी लिखा है, बाकी कॉलम खाली हैं, आपको भरना है। पहले ऊन कटाई होगी, फिर होगा अभिमार्जन। अभिमार्जन यानी साफ सफाई। जो हमने भेड़ के बाल काटे हैं उसमें काफ़ी गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, चिकनाई है, तो उनको साफ करना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। इस क्रिया को कहते हैं अभिमार्जन। उसके बाद छटाई यानी उसके टेक्सचर को देखते हुए मोटे बाल एक तरफ, मुलायम बाल एक तरफ, इस तरह से उनको छटाई उनकी करी जाती है। छटाई करने के बाद बर की छटाई, बर में जैसे कि आपने पढ़ा था कि बर जो होते हैं वो रोए होते हैं, ऊन के ऊपर छोटे छोटे रोए निकल के आ जाते हैं, तो वो भी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, इसीलिए उस बर की भी छटाई की जाती है। उसके बाद फिर से उसकी रंगाई होती है, क्योंकि ओरिजिनल कलर तो 3 ही हैं, या तो वो सफ़ेद रंग के बाल होंगे, या भूरे रंग के होंगे, या काले रंग के। इन्हीं 3 रंग के भेड़ होते हैं, तो यही 3 रंग के ओरिजिनल कलर है। लेकिन हमें कलरफुल बनाने के लिए इसकी रंगाई करनी पड़ती है। और जब रंगाई हो जाती है फिर रीलिंग का काम होता है। रीलिंग यानी धागे की शकल में ला करके उसको रील में लपेट लिया जाता है, इसको कहते हैं रीलिंग। आप इन चरणों को अच्छी तरह से याद रखें।
अब है क्वेश्चन नंबर 6। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। यानी जो रेशम कीट का जीवन चक्र आपने पढ़ा है कि अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, जो भी पढ़ा है, तो उनमें से कई सारे स्टेज हैं, उनमें से 2 स्टेज का आपको चित्र बनाना है जो डायरेक्ट ही रेशम के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने बनाया, एक तो हमने कैटरपिलर बना दिया और दूसरा बनाया कोकून। आपने पढ़ा है कि कैटरपिलर अवस्था में ही क्या होता है कि उसके वो जो है एक प्रोटीन का स्राव निकालता है जो प्यूपा के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ लिपट जाता है और काफ़ी कड़ा हो जाता है, और इस अवस्था को कोकून बोलते हैं और अंदर ही अंदर प्यूपा का विकास होता रहता है। तो हमने ये चित्र बना दिया है। अब है प्रश्न 7। 7 में है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। कई सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको इसमें से 2 शब्द बताने जो रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। इतने 1 2 3 4 5 शब्द हैं। इन 5 में से आपको रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द लिखने हैं। संकेत दिया हुआ है। पहला है, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। और दूसरा है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो इसका उत्तर होगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दोनों इसके उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 8, मिलान करें। 2 कॉलम बने हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में क है अभिमार्जन, ख है शहतूत की पत्तियाँ, ग है याक और घ है कोकून। तो इनको हम दूसरे कॉलम, जो कॉलम बी है, उसमें जो सूटेबल शब्द हैं इनके लिए, उनसे मिलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अभिमार्जन को हमने कॉलम बी के 5वें नंबर से मिलाया है, काटी गई ऊन की सफाई। अभिमार्जन का मतलब ही होता है कि जो भी हमने भेड़ के शरीर से बाल काटे हैं उनमें गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, तो उनकी साफ सफाई सबसे पहले की जाती है, जिस क्रिया को अभिमार्जन बोलते हैं। इसलिए क को हमने 5वें नंबर से मिला दिया है। ख है शहतूत की पत्तियाँ, इसको कॉलम बी के नंबर 3 रेशम कीट का भोजन से मिलाया है, क्योंकि रेशम कीट का भोजन शहतूत की पत्तियाँ होती हैं। ग है याक, तो याक को हमने मिलाया है कॉलम बी के दूसरे नंबर से, ऊन देने वाला जंतु। हमने इस पाठ में पढ़ा है कि भेड़, बकरी, याक, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होता है। घ है कोकून, कोकून इसको हमने कॉलम बी के नंबर 1 से मिलाया है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कोकून जो रेशम कीट का जीवन चक्र है, अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा, तो कोकून का स्टेज जो आता है, प्यूपा के चारों तरफ जो रेशम फाइबर लिपट जाते हैं तो उसमें उसको कोकून बोलते हैं। तो कोकून को हमने रेशम फाइबर उत्पन्न करता है से मिला दिया है। अब है 9वां वर्ग पहेली एक दी हुई है, तो इसको पूरा करना है। देखिए इसमें जो हिंट दिए हुए थे उसके आधार पे हमने ये बनाया है। 1 में है ऊन, 2 में है अभिमार्जन, 3 में सीधा सीधा है रेशम, रेशम। नंबर 4 में ऊपर से नीचे की तरफ है शहतूत, नंबर 5 में है कैटरपिलर और नंबर 6 में सीधे सीधे है फाइबर। तो इस तरह से ये वर्ग पहेली हमने पूरा कर लिया और इस प्रश्नोत्तर भी इस पाठ के पूरे हो गए। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।